बाढ़ में अनाथ हुई लड़की को मिला जॉइंट फैमिली वाला ससुराल। राजेश के बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर एक दुबली पतली लड़की फटे हुए कपड़ों में खड़ी होकर काम मांग रही होती है। ए लड़की, कितनी बार कहा है मेरे रेस्टोरेंट के सामने दिखाई मत दिया कर। जा, निकल जा यहाँ से। मेरे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है, चल। सर देखिए ना, कोई काम मिलेगा तो हेल्प हो जाएगी। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी। गार्ड्स, इसे बाहर फेंक दो। 3 सिक्योरिटी गार्ड पूजा को ले जाकर बाहर कर देते हैं। न जाने मेरे नसीब में क्या है। भगवान ने पहले इतनी बड़ी विपदा दे दी और अब दर बदर की ठोकरें। ए लड़की, तू गई नहीं अभी तक? हाँ, चल जा, निकल यहाँ से। मेरे रेस्टोरेंट के सामने भी खड़ी होने की हिम्मत मत करना अब तू। राजेश गुस्से में पूजा का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के गेट से बाहर धक्का देने लगता है। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। पूजा लड़खड़ाकर सड़क किनारे गिर जाती है। वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अरे कितनी बार समझाऊं तुझे, यहाँ खड़े होकर मेरे ग्राहकों को परेशान मत किया कर। तेरे जैसे लोगों की वजह से मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत खराब होती है। अब निकल यहाँ से। दोबारा दिखी ना तो पुलिस बुला लूंगा। सर, मैंने तो बस काम मांगा था, भीख नहीं मांगी। अगर एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करना भी गुनाह है तो शायद सच में मेरी किस्मत ही खराब है। तभी उसी सड़क से अपनी कार में राजीव और उसका दोस्त करण ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। राजीव की नजर सड़क किनारे बैठी रोती हुई पूजा पर पड़ती है। ए करण, जरा गाड़ी धीरे करना। देखना वो लड़की कितनी बुरी तरह रो रही है यार। आखिर इसकी गलती क्या होगी? बस यही तेरी आदत मुझे समझ नहीं आती यार। तुझे हर दूसरी लड़की पर दया आ जाती है। चल छोड़ना, ऑफिस के लिए पहले से ही देर हो रही है भाई। अबे पता नहीं क्यों यार, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। अबे तू दुनिया का सबसे सीधा इंसान है यार। आजकल लोग मासूमियत का भी फायदा उठाते हैं भाई। चल देर मत कर। राजीव आखिरी बार पीछे मुड़कर पूजा को देखता है। पूजा अपने आंसू पोंछकर फिर किसी दूसरी दुकान की तरफ काम मांगने चली जाती है। राजीव चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजीव अपने छोटे भाई शिवम के साथ बाजार में सामान लेने के लिए आया होता है। भैया, माँ ने पूरी लिस्ट दे दी है यार। अगर कुछ भूल गए ना तो घर पहुंचते ही डांट पड़ेगी। सही कह रहा है, चल जल्दी से खरीद लेते हैं। दोनों सामान लेकर लौट रहे होते हैं कि तभी सड़क किनारे वही लड़की फिर दिखाई देती है। इस बार तेज बारिश हो रही थी। पूजा पूरी तरह भीग चुकी थी। हे भगवान, आखिर मेरे नसीब में क्या लिखा है। पहले बाढ़ ने मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर नौकरी चली गई, अब कोई काम भी नहीं देता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि हर जगह सिर्फ ठोकरें ही मिले? शिवम देख रहा है, ये वही लड़की है। भैया, हर रोने वाला इंसान बेबस नहीं होता। आजकल बहुत लोग ऐसे ड्रामे करते हैं ताकि लोग उन पर तरस खाएं। नहीं यार शिवम, इसकी आंखों में झूठ नहीं दिखता। मैंने इसे पहले भी देखा है। हर बार ये काम मांगती है, भीख नहीं। हमें किसी अनजान के मामले में नहीं पड़ना चाहिए भैया। जिसकी जैसी किस्मत होती है वही भुगतता है। हाँ, चलिए यहाँ से। शिवम आगे बढ़ जाता है, लेकिन राजीव एक बार फिर पीछे मुड़कर पूजा को देखता रहता है। कुछ दिन बाद राजीव अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। भैया चलो ना, मुझे शॉपिंग करनी है। कितने दिनों से बोल रही हूँ, आज मना मत करना। अच्छा बाबा, चलेंगे, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। दोनों शॉपिंग के बाद एक कैफे के बाहर पहुँचते हैं। भैया मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। इतनी बारिश में भी? आप हॉट कॉफी पी लेना, मैं तो कोल्ड ही पीऊंगी। दोनों कैफे के अंदर बैठते हैं। तभी पूजा ट्रे में कॉफी लेकर उनके पास आती है। सर, आपकी हॉट कॉफी और मैडम आपकी कोल्ड कॉफी। तभी पूजा का पैर फिसल जाता है। थोड़ी सी कॉफी कीर्ति के कपड़ों पर गिर जाती है। ओह शिट, मेरे कपड़े खराब हो गए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, जानबूझकर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, मैं वॉशरूम जाकर साफ कर लेती हूँ। तभी मैनेजर गुस्से में वहाँ आ जाता है। हर दिन कोई ना कोई गलती करती रहती हो तुम। हाँ, तुम्हें काम करना आता भी है या नहीं? सर, गलती से पैर फिसल गया। अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए। इतना डांटने की जरूरत नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है। सर, आप नहीं जानते, ऐसी अनाथ लड़कियों को काम पर रखना ही सबसे बड़ी गलती है। इनका कोई घर परिवार नहीं होता। सर, मुझे अनाथ होने का ताना मत दीजिए, मैं मेहनत करती हूँ। बस बहुत हो गया, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। सर, मेरी वजह से हुआ है, इन्हें मत निकालिए। मैडम, ये हमारा फैसला है। पूजा चुपचाप अपनी एप्रन उतारती है
और आंखों में आंसू लिए कैफे से बाहर निकल जाती है। राजीव उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह चित्रा और माधव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर के बाहर कई फूलों की दुकानें सजी हुई होती हैं। दोनों भगवान के लिए सबसे सुंदर माला ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी माला उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। माधवी, भगवान के लिए माला तो सुंदर होनी चाहिए, पता नहीं क्यों आज कोई भी माला मन को नहीं भा रही। भाई थोड़ा और देखते हैं, हाँ, शायद आगे किसी दुकान पर अच्छी मिल जाए। तभी पूजा सिर पर फूलों की टोकरी रखे वहां आती है। वो अपने हाथों से बनाई हुई ताजे फूलों की मालाएं एक दुकानदार को देने लगती है। भैया ये लीजिए, पूरी रात जागकर बनाई है, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही तैयार की है। दुकानदार मालाएं देखते ही खुश हो जाता है। माला तो बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। ये ले, ये 100 रुपए पकड़। क्या? लेकिन भैया आपने तो 400 रुपए तय किए थे, इतने फूल खरीदने में ही 200 रुपए लग गए। ज्यादा बहस मत कर, लेना है तो ले, नहीं तो उठकर ले जा अपनी मालाएं। भैया मेरे पास वापस ले जाने के लिए भी पैसे नहीं है, कृपया मेरे मेहनत के पैसे दे दीजिए। अनाथ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हारे ऊपर तरस खाए। अभी चल, हट यहाँ से। चित्रा और माधव ये सब दूर खड़े सुन रहे होते हैं। माधव जी देखिए ना, कितनी मेहनत से इस बच्ची ने माला बनाई है और बदले में इसे क्या मिल रहा है। सच कह रही हो, भगवान सब देख रहे हैं। मेहनती लोगों की परीक्षा ना जरूर लेते हैं। दोनों उसी दुकान की पूजा की बनाई हुई माला खरीद लेते हैं। दर्शन करके जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। चित्रा और माधव मंदिर के बाहर खड़े बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। तभी पूजा उन्हें देख लेती है। आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों भीग जाएंगे, ये मेरा छाता रख लीजिए। अरे बेटा, फिर तुम कैसे जाओगी? मुझे तो वैसे भी भीगने की आदत हो गई है, आप लोग चले जाइए। बेटा तुम खुद भीग जाओगी। कोई बात नहीं अंकल जी, अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी कम हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। चित्रा और माधव उसका छाता लेकर घर लौट आते हैं। घर में सभी लोग बैठे चाय पी रहे होते हैं। आज मंदिर में एक बहुत प्यारी बच्ची मिली, खुद बारिश में भीगती रही लेकिन अपना छाता हमें दे दिया। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी मेहनत से जीना चाहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। मम्मी, कहीं उसका नाम पूजा तो नहीं था? हाँ, तुम जानते हो उसे? अरे मैंने उसे कई बार देखा है। जितनी बार मिला हूँ हर बार उसे मेहनत करते ही देखा है मम्मी। अरे वही लड़की जिस पर भैया को बहुत दया आती है। लेकिन भैया गलत भी नहीं कह रहे, कैफे में भी उसने अपनी गलती मान ली थी, बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं की। मम्मी जी, आजकल लोग ऐसे ही अच्छे बनने का नाटक करते हैं, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दीदी, कौन जाने सच क्या हो। भाई मैं भी यही कहता हूँ, आजकल जमाना बहुत खराब है। कुछ दिन बाद कॉलेज से लौटते समय कीर्ति सड़क पार कर रही होती है। तभी तेज रफ्तार बाइक उसकी तरफ आती है। बचाओ! बाइक उसे टक्कर मार देती है। कीर्ति सड़क पर गिर जाती है। उसी समय पूजा वहां पहुंच जाती है। अरे दीदी, आंखें खोलिए। वो तुरंत राहगीरों की मदद से कीर्ति को अस्पताल लेकर जाती है। अपने पास रखे हुए पूरे पैसे वो इलाज में लगा देती है। पट्टी करवाने के बाद वो कीर्ति को ऑटो में बिठाकर उसके घर छोड़ने जाती है। दरवाजा खुलते ही पूरा परिवार बाहर आता है। कीर्ति, ये क्या हो गया? बेटा तुम ठीक तो हो? मम्मी, अगर आज ये लड़की ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सभी की नजर पहली बार पूजा पर जाती है। अरे ये तो वही बेटी है जिसने मंदिर में हमारी मदद की थी, और वही जिसे मैंने कई बार मेहनत करते देखा है। भैया, लगता है मैं इसे गलत समझ रहा था। मम्मी, इसने मेरे इलाज के पैसे भी खुद दिए हैं। बेटा अंदर आओ। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आंटी जी, बाढ़ में मेरे माँ बाप सब चले गए। तब से जहाँ काम मिलता है वही कर लेती हूँ। लोग अनाथ कहकर ताने देते हैं, लेकिन पेट तो मेहनत से ही भरना पड़ता है। बेटी, भगवान ने तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ली है, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। राजीव लगातार पूजा को देखता रहता है। उसके मन में पूजा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद पूजा वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद राजीव चुपचाप पूजा पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि पूजा कभी फूलों की माला बनाती है, कभी बर्तन साफ करती है, कभी किसी दुकान में सामान सजाती है। हर जगह लोग उससे ज्यादा काम करवाते हैं लेकिन कम पैसे देते हैं और अनाथ होने का ताना मारते हैं। ये सब देखकर राजीव का दिल टूट जाता है। कुछ दिन के बाद राजीव घर पहुंचता है तो देखता है कि बैठक में पंडित जी बैठे हैं।
राजीव बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बेटा लड़की बहुत अच्छे घर की है। मम्मी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से। पूरा घर ये सुनते ही एकदम शांत हो जाता है। क्या? वही अनाथ लड़की? देवर जी, आप सच कह रहे हैं? भैया, आखिर आपने बोल ही दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि भैया को वही पसंद है। भाई, मुझे भी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं दिखती। लड़की मेहनती है, संस्कारी है और सबसे बड़ी बात, इंसान बहुत अच्छी है। अगर लड़की अच्छी है तो फिर खानदान से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीजी, इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं है भाभी। घर के कुछ लोगों को अभी भी पूजा पर संदेह था, लेकिन बाकी लोग राजी हैं। जिसके बाद चित्रा और माधव पूजा के पास जाते हैं। शादी की बात सुनते ही पूजा फूट फूट कर रो पड़ती है। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। आप लोग मुझे अपनी बहू कैसे बना सकते हैं? बेटी, हमें तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा स्वभाव चाहिए। आज से तुम अकेली नहीं हो। कुछ दिनों के बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ राजीव और पूजा की शादी हो जाती है। जब पूजा विदाई होकर ससुराल पहुंचती है तो पड़ोस की औरतें ताने मारने लगती हैं। पता नहीं किस कुल खानदान की लड़की को बहू बनाकर ले आए हैं। अरे, इसकी जात तक तो किसी को नहीं पता। अनाथ लड़की को बहू बना लिया। बस बहुत हो गया। मेरी बहू की पहचान उसका स्वभाव और वो कितनी मेहनती है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किस खानदान से है। पूजा भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने तो मेरी जान भी बचाई है। हमें उन पर भरोसा है। अब चाहे जो हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब पूजा हमारी देवरानी है और इस घर की इज्जत भी। पड़ोस की औरतें चुप हो जाती हैं और चित्रा आरती की थाली लेकर पूजा का गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह सूरज भी ठीक से नहीं निकला था कि तभी पूजा चुपचाप उठती है। सबसे पहले स्नान करती है, पूरे आंगन में झाड़ू लगाती है, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करके भगवान के सामने घी का दीपक जलाती है। हे भगवान, आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है। बस इतनी ताकत देना कि मैं इन सब की उम्मीदों पर हमेशा खरी उतर सकूं। मेरे हाथों से कभी किसी का दिल न दुखे। पूजा पूरे घर में फूल सजाती है, मंदिर में अगरबत्ती लगाकर रसोई की तरफ बढ़ जाती है। आज उसकी पहली रसोई थी। इतने में एक एक करके घर के सभी सदस्य उठने लगते हैं। अरे वाह, बहू तो सबसे पहले उठ गई। देखो माधव जी, पूरा घर कितना साफ सुथरा लग रहा है। सच में घर में जैसे नई रौनक आ गई हो। तभी साधना रसोई में झांकती है। देवरानी जी, आज पहली रसोई है, देखना सबकी पसंद अलग अलग है, कहीं घबरा मत जाना। दीदी, आप सब जो कहेंगे वही बनाऊंगी। इतने में पूरा परिवार डाइनिंग एरिया में इकट्ठा हो जाता है। भाभी, मुझे तो आज पास्ता खाने का मन है, कई दिनों से नहीं खाया। और मुझे पिज्जा चाहिए। छोटी चाची, मुझे भी पिज्जा चाहिए, ढेर सारी चीज वाला। मुझे भी, और साथ में जूस भी। मुझे भी पिज्जा, मैं भी वही खाऊंगी। बच्चों की बातों में मत आना। मुझे तो आलू के पराठे और सब्जी चाहिए। मेरे लिए भी वही बना देना। बहू, मुझे तो बस गर्मा गर्म पराठा और अदरक वाली चाय मिल जाए, वही काफी है। बहू, मेरे लिए भी कुछ स्पेशल बनाना। पहली रसोई जिंदगी में एक ही बार होती है। और मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता, वरना मैं मानूंगी नहीं। सबकी फरमाइश सुनकर पूजा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। ठीक है, आज सबकी पसंद का खाना बनेगा। पूजा, अगर ज्यादा काम लगे तो मना कर देना, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं जी, आज मेरा पहला दिन है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें। पूजा अकेले ही रसोई में लग जाती है। कभी आटा गूंथती है, कभी सब्जी बनाती है, कभी पास्ता तैयार करती है तो कभी पिज्जा का बेस सजाती है। साथ ही बच्चों के लिए ताज़ा जूस भी बनाती है। लगातार कई घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर जाता है। मम्मी जी, खाना तैयार है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले माधव पराठे का एक निवाला खाते हैं। भाई वाह, पराठे तो होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। बहू, सच कहूँ, इतने स्वादिष्ट पराठे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। अरे वाह भाभी, ये पिज्जा तो बाजार वाले से भी अच्छा है। और ये पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। भैया, आपकी पसंद तो सच में कमाल निकली। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, पूजा सबसे अलग है। छोटी चाची, अब से पिज्जा आप ही बनाया करना। मैं रोज आपके हाथ का खाना खाऊंगी। मुझे भी छोटी चाची के हाथ का खाना अच्छा लगा। राजीव मान गए। बहू तो हीरा निकली भाई। हाँ, तुम्हारी पसंद सच में अच्छी है। तभी नीता और प्रीति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। लो प्रीति, अब तो हमारी रसोई से छुट्टी हो गई। बिल्कुल,
अब हमारी मेहनती देवरानी जो आ गई है। सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन घर में संदूक खुलवाई की रस्म रखी जाती है। आस पड़ोस की कई औरतें भी आ जाती हैं। अरे चित्रा, बहू का संदूक कहाँ है? लगता है बहू कुछ लाए ही नहीं। आखिर अनाथ लड़की है, इसके पास होगा ही क्या? संदूक खुलवाई की रस्म कैसे होगी? ये सुनकर पूजा का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो शायद आज मैं भी खाली हाथ नहीं आती। पूरा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। भाभी ऐसी बातें मत कहिए, हमें किसी संदूक की जरूरत नहीं है। आप हमारे घर आई है, यही सबसे बड़ा उपहार है। बिल्कुल बेटा, हमें दहेज नहीं संस्कार चाहिए थे। और वो हमें तुम में भरपूर मिले हैं बेटा। मम्मी जी सच कह रही हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो शायद मैं भी अपनी ननंद के लिए बहुत सारे कपड़े, गहने और उपहार लेकर आती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं खाली हाथ इस घर में आई हूँ। पगली, रिश्ते संदूक से नहीं संस्कारों से चलते हैं। हमें किसी सामान की जरूरत नहीं है। तू हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है, बस यही बहुत है। भाभी, मुझे किसी सूट या गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। पूजा जल्दी से अपने कमरे में जाती है। अलमारी के कोने में रखे अपने छोटे से बैग को खोलती है। उसमें उसकी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ एक नया और बहुत सुंदर सूट रखा होता है, जिसे उसने कभी पहना भी नहीं था। वो उसे दोनों हाथों से संभालकर बाहर लेकर आती है। कीर्ति, मेरे पास देने के लिए बस यही सबसे कीमती चीज़ है। ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। सोचा था किसी अच्छे दिन पहनूंगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। कीर्ति की आंखें भर आती हैं। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपने अपनी सबसे प्यारी चीज़ मुझे दे दी। छोटी बहन को देने में कैसा दुख। कीर्ति पूजा के गले लग जाती है। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी भाभी मिल गई। पूरा परिवार ये देखकर भावुक हो जाता है। चित्रा, देखो हमारी बहू कितनी बड़े दिल वाली है। भगवान ऐसी बहू हर घर को दे। पड़ोस की औरतें भी चुप हो जाती हैं। सच में लड़की बहुत संस्कारी है। हमने इसे गलत समझ लिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पूजा पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, मंदिर में पूजा करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, राजीव, मिथिलेश और जिग्नेश के ऑफिस के टिफिन तैयार करना, चाय बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, यहाँ तक कि दोपहर का खाना बनाना, शाम का नाश्ता तैयार करना, रात का भोजन बनाना। धीरे धीरे ये सब पूजा की रोज की दिनचर्या बन जाती है। और एक सुबह, छोटी चाची, मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा भी और पिंकी, ऋतु, तीनों का टिफिन तैयार है। छोटी चाची, मेरी पानी की बोतल भी रख देना। बिल्कुल बेटा। पूजा, मेरा टिफिन और मेरा भी तैयार होगा, मुझे पता है। आप तीनों के टिफिन डाइनिंग टेबल पर रख दिए हैं। बहू, मेरी चाय अभी लाई मम्मी जी। धीरे धीरे अनीता और प्रीति रसोई का काम लगभग छोड़ देती हैं। दोपहर में दोनों अपने अपने कमरों में आराम करने लगती हैं। बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो भी पूजा ही उनके कपड़े बदलवाती, खाना खिलाती और होमवर्क करवाती। एक दिन कीर्ति अपनी 2 सहेलियों मिताली और रुचि को लेकर घर आती है। भाभी, मेरी सहेली आई है। हमने आपके हाथ के समोसे की बहुत तारीफ सुनी है। आज हमें भी खिलाइए ना। पूजा उस समय रसोई में दोपहर के बर्तन साफ कर रही होती है। वो थक चुकी होती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर खड़ी हो जाती है। बस 10 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म समोसे बना कर लाती हूँ। भाभी, अगर थक गई हो तो रहने दीजिए। मेहमान घर आए हो और खाली चले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा फिर से आटा गूंथती है, आलू की स्टफिंग तैयार करती है और गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे बनाकर चाय के साथ सबको परोस देती है। वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। सच में आपकी भाभी तो कमाल की कुक है। मैंने कहा था ना, मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। सब लोग पूजा की तारीफ करते हैं। मेहमान चले जाते हैं। पूजा फिर बिना आराम किए रसोई में चली जाती है। रसोई का सारा काम करके रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। लगातार काम करते करते उसके हाथ लाल हो जाते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं। उसके चेहरे पर थकान अब साफ दिखाई देने लगी थी। शाम को तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूजा खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन दिन भर काम करते करते शरीर जवाब देने लगा है। फिर भी मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। एक परिवार तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब इस परिवार का भरोसा भी नहीं खोना चाहती। अगर मैंने मना किया तो कहीं किसी को बुरा न लग जाए। इतने में बाहर से आवाज आती है। बहू, जरा 2 कप अदरक वाली चाय बना देना।
और मेरे लिए चीनी थोड़ी कम रखना। पूजा तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। पूजा फिर से रसोई की तरफ बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की थकान और दिल का दर्द अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब पूरी ज्वाइंट फैमिली की जिम्मेदारी लगभग अकेले पूजा के कंधों पर आ चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों के टिफिन, तीनों भाइयों का लंच, सास ससुर की दवाइयाँ, चाची सास का काम, बच्चों का होमवर्क। दिन कब निकल जाता पूजा को खुद भी पता नहीं चलता था। पूजा, जरा आईने में खुद को जाकर देखो तो सही। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तुमने अपनी सेहत का क्या हाल बना लिया है? राजीव जी, घर संभालना आसान नहीं होता। इतने सारे लोग हैं, किसी को भी मना कैसे कर दूं? अगर मैं ना कह दूंगी तो कहीं किसी को बुरा न लग जाए। लेकिन तुम्हारी भी तो एक जिंदगी है पूजा। तुम पूरे दिन मशीन की तरह काम करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक परिवार पहले खो दिया है, अब दूसरा परिवार खोने का साहस मुझ में नहीं है, इसीलिए सबकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। राजीव चुप हो जाता है और अगले दिन, बहू, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। हाँ, घर का काम कभी खत्म नहीं होगा। भाभी, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ दूंगी, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। नहीं, सब हो जाएगा। बहू, मेरी अलमारी भी साफ कर देना। जी चाची जी। बहू, ये पुराने कागज भी जरा संभाल देना। जी चाचा जी। अब हर किसी को यही आदत हो चुकी थी कि कोई भी काम हो बस पूजा को आवाज लगा दो। एक शाम पूजा मंदिर में भगवान के सामने बैठी होती है। दीपक जल रहा था। बारिश की बूंदों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, मैं पहले ही अपने माँ बाप खो चुकी हूँ, अपना घर खो चुकी हूँ, अब ये परिवार भी नहीं खोना चाहती, इसीलिए किसी को मना नहीं कर पाती। अगर सब मुझसे नाराज हो गए तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय पीछे से आवाज आती है, बहू, दवा का समय हो गया, मेरी दवा और पानी ले आओ। पूजा तुरंत अपने आंसू पोंछती है। जी चाची जी, अभी लाई। दूर खड़े माधव ये सब देख लेते हैं। उनकी आंखें भी भर आती हैं। कुछ दिन के बाद आज पूजा का जन्मदिन था, लेकिन सुबह से ही वो पहले की ही तरह काम में लगी हुई थी। किसी को उसका जन्मदिन याद नहीं था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। राजीव भी ऑफिस चला गया था, उसे भी तारीख याद नहीं रही। पूजा अकेली रसोई में आटा गूंथ रही थी। शायद अनाथ लोगों का जन्मदिन को याद नहीं रखता। अगर आज मम्मी पापा होते तो सबसे पहले मुझे आशीर्वाद देते। उसकी आंखों से आंसू टपककर आटे में गिर जाते हैं। इतने में पूजा, जल्दी से चाय बना दो। और हाँ, मेरी सहेली आने वाली है, समोसे, कचौड़ी, ढोकला और मिठाई भी तैयार कर देना। जी दीदी। कुछ देर के बाद पुष्पा और लिली घर पहुंच जाती हैं। अरे वाह, कितना बड़ा घर है। और सुना है तुम्हारी देवरानी बहुत अच्छा खाना बनाती है। पूजा जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करती है, लेकिन लगातार काम और थकान की वजह से सब्जी में नमक थोड़ा कम रह जाता है। अरे, इसमें तो नमक ही नहीं है। प्रीति, तुम तो अपनी देवरानी की बहुत तारीफ करती थी, यही है वो स्वाद? प्रीति असहज हो जाती है। लगता है आजकल सिर्फ नाम की तारीफ होती है। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। उनके जाने के बाद प्रीति का गुस्सा फूट पड़ता है। पूजा, हमारी कितनी बेइज्जती करवा दी तुमने, इतना भी खाना नहीं बनता तुमसे। दीदी, गलती हो गई, सुबह से लगातार काम कर रही थी। बस बहुत हो गया। मम्मी जी, ऐसी देवरानी का क्या फायदा, इसे घर से निकाल दीजिए। पूजा रोने लगती है। दीदी, मुझे मत निकालिए, मैं और मेहनत करूंगी, आप कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रीति उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है कि तभी दरवाजे पर एक अधेड़ दंपति खड़ा दिखाई देता है। पुरुष सुरेश, जिसकी उम्र लगभग 54 वर्ष, और महिला जानकी, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। दोनों की आंखें नम थीं। जैसे ही उन्होंने पूजा को देखा, किसकी हिम्मत जो हमारी बेटी को घर से निकाले? पूजा, मेरी बच्ची। दोनों दौड़कर पूजा को गले लगा लेते हैं। पूजा पूरी तरह हैरान रह जाती है। आप लोग कौन हैं? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बेटा, ये तुम्हारे असली माँ बाप हैं। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। क्या कहीं किसी ढोंगी को तो नहीं ले आए पिताजी? माधव का चेहरा सख्त हो जाता है। उसी समय ऑफिस से लौटे मिथिलेश और जिग्नेश भी अंदर आ जाते हैं। साधना, वो गुस्से में साधना को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। आइंदा पूजा के बारे में ऐसा एक शब्द भी मत कहना। और तुम भी बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम मत लगाया करो। चित्रा पूरी तरह उलझ चुकी थी। माधव जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है और आप कैसे कह सकते हैं कि ये पूजा के माँ बाप है? माधव गहरी सांस लेते हैं
उनकी आंखें भीग जाती हैं। आज मैं तुम सबको 20 साल पुरानी वो सच्चाई बताऊंगा जिसने एक मासूम बच्ची को उसके माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था। इतना कहते ही माधव की आवाज धीमी पड़ जाती है और कहानी 20 साल पुराने उस भयानक बाढ़ के फ्लैशबैक में चली जाती है। एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, लोग अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव की जिंदगी बदल कर रख दी थी। नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा था। लाउड स्पीकर से लगातार चेतावनी दी जा रही थी। सभी गांव वाले तुरंत ऊंची जगह की तरफ निकल जाएं। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। जानकी, जल्दी करो, जरूरी सामान बांध लो, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूजा कहाँ है? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। तभी तेज बहाव का पानी घर के आंगन में घुस जाता है। कुछ ही मिनटों में कमर तक पानी भर जाता है। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बिजली के खंभे गिरने लगते हैं। कच्चे मकान एक एक करके ढहने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी, चीखें और तबाही। सुरेश, हमारी बेटी को बचा लो। पूजा बेटा, इस छत पर बैठ जाओ। मैं और तुम्हारी माँ अंदर से जरूरी कागज और दवा लेकर अभी आते हैं, कहीं मत जाना। पापा, जल्दी आइए ना। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। सुरेश और जानकी घर के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है। धड़ाम, पूरा मकान गिर जाता है। छत पर छोटी पूजा बैठी थी। वो पानी के साथ बहने लगती है। मम्मी, पापा, बचाओ। पूजा, अरे मेरी बेटी! दोनों पूरी ताकत से बहते पानी में कूद जाते हैं, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उनकी आंखों के सामने ही पूजा दूर बहती चली जाती है। भगवान, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। पूजा, पूजा, एक बार आवाज दे बेटा, पूजा। घंटों तलाश करने के बाद भी पूजा कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक युवक नाव लेकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचा रहा था। उसका नाम अमित था। अचानक उसकी नजर बेहोश पड़ी छोटी सी पूजा पर पड़ती है। अरे, ये बच्ची तो जिंदा है। वो तुरंत पूजा को नाव में बिठाता है, पास के अस्पताल में ले जाता है, इलाज करवाता है, लेकिन कोई भी उसके माँ बाप का पता नहीं बता पाता। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं ढूंढ पाया। वो छोटी पूजा को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। भगवान करे एक दिन तुम्हें तुम्हारा परिवार जरूर मिल जाए बेटा। घर में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। पूजा फूट फूट कर रो रही थी। तो मैं सच में अनाथ नहीं थी? नहीं बेटा, तुम कभी अनाथ नहीं थी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? माधव मुस्कुराते हैं। कुछ दिन पहले मंदिर में पूजा भगवान के सामने बैठकर रो रही थी। भगवान, मैंने अपना एक परिवार खो दिया था, अब ये परिवार नहीं खोना चाहती, इसीलिए मैं किसी को मना नहीं करती। दूर खड़े माधव उसकी सारी बात सुन लेते हैं। मेरी बहू को घर के काम का डर नहीं, परिवार खोने का डर है। अब मैं इसे इसका असली परिवार ढूंढ कर ही रहूंगा। उसी रात माधव अपने पुराने मित्र डीएसपी वीर को फोन करते हैं। वीर, मुझे 20 साल पुरानी बाढ़ की पूरी फाइल चाहिए। एक बच्ची थी पूजा, जो उस बाढ़ में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तुम चिंता मत करो, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं सच्चाई ढूंढ कर रहूंगा। हाँ? अगले कई दिनों तक पुलिस पुराने रिकॉर्ड खंगालती है। डीएसपी वीर अनाथ आश्रम पहुंचते हैं। वहां पूजा की बचपन की फोटो मिलती है, साथ ही अमित का पता भी मिलता है। वीर और माधव अमित से मिलते हैं। जी हाँ, यही वही बच्ची है। जी हाँ, ये वही बच्ची है। मैंने इसे बाढ़ से बचाकर यहाँ छोड़ा था। उसकी बताई जानकारी के आधार पर पुलिस गांव पहुंचती है। वहां कई लोगों से पूछताछ होती है। आखिरकार सुरेश और जानकी मिल जाते हैं। जैसे ही वो पूजा की बचपन वाली तस्वीर देखते हैं, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही हमारी बेटी है। भगवान ने 20 साल बाद हमारी सुन ली। सुरेश और जानकी दौड़कर पूजा को गले लगा लेते हैं। मम्मी, पापा, मेरी बच्ची, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुम्हें याद करके रोए ना हो। हमें लगा था कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा घर भावुक हो जाता है। तभी बाहर से दरवाजा खुलता है।
बारिश से भीगा हुआ राजीव अंदर आता है। पूजा, मुझे माफ कर देना यार, रास्ते में इतना पानी भर गया था कि हर जगह जाम लग गया, इसलिए देर हो गई। वो देखता है कि पूजा अपने माता पिता के गले लगी हुई है। वो हैरान रह जाता है। माधव उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे साथ जगह जगह जाकर मदद नहीं करते तो शायद आज पूजा अपने माँ बाप से कभी मिल नहीं पाती। बस सच में राजीव ने भी हर कदम पर हमारा साथ दिया है। राजीव की आंखें भर आती हैं। पूजा दौड़कर राजीव के गले लग जाती है। आज मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार दे दिया, मेरा मायका, मेरे मम्मी पापा। फिर वो माधव के चरणों में बैठ जाती है। पिताजी, आज से पहले मुझे लगता था कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन आपने मुझे मेरी पूरी दुनिया लौटा दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। बेटी, बाप अपनी बेटी पर कभी एहसान नहीं करता। आज से तुम्हारे 2 घर हैं, एक मायका और एक ससुराल। साधना और प्रीति शर्मिंदा होकर पूजा के पास आती हैं। देवरानी जी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब से सारा काम मिलकर करेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूजा दोनों को गले लगा लेती है। परिवार वही होता है जहाँ गलती के बाद माफी और प्यार दोनों मिल जाए। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो बारिश किसी के बिछड़ने की नहीं बल्कि मिलन की गवाह बन चुकी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।